अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है मर्सिडीज़ E180 AMG 2020 मॉडल। ये मर्सिडीज़ ई क्लास की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 या 17 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को अभी तक कंटिन्यू किया गया है। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2021 में और मैंने उस गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है AMG वर्जन में भी और डिज़ाइनर पैकेज में भी। वो दोनों रिव्यूज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और ये स्पेसिफिक कार प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2021 में, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी, बट जनरेशन यही रही थी। ये इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट लुक है जो कि बहुत सारे लोगों को फेसलिफ्ट से ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरे ख्याल से ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 3 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों की सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है। यहाँ पे गाड़ियों के फेसलिफ्ट भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपने इस गाड़ी को प्री फेसलिफ्ट से फेसलिफ्ट में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी यहाँ से करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिवो, रॉको, V8 वगैरह, प्राडोस वगैरह के फेसलिफ्ट भी अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे गाड़ियाँ टिंट भी की जाती हैं, रैप, सिरामिक कोटिंग और पेंट भी की जाती हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे गाड़ियों के ओवर फेंडर, लॉय रिम वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो आपने अगर अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना है मॉडिफिकेशन का तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये मर्सिडीज़ E180 2020 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये स्पेसिफिक कार AMG वर्जन है, तो ये लुक्स के लिहाज से ज़्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर वर्जन। ये गाड़ी फ्रंट से सारी ही ब्लैक्ड आउट है और इसके अलावा इस गाड़ी के ग्रिल में मोनोग्राम आता है मर्सिडीज़ का और ये काफ़ी मैसिव है और इसकी वजह यह है कि स्पेसिफिक कार AMG वर्जन है। बट इस गाड़ी में फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं लिए गए जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। इससे पहले मैंने एक डिज़ाइनर वर्जन का रिव्यू किया है जो कि सामने ही खड़ा हुआ है मेरे फिलहाल और उसमें बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं। वो गाड़ी इस गाड़ी से 1.25 करोड़ रुपये महंगी है और उसमें 1 करोड़ रुपये के फीचर्स लिए गए हैं डिज़ाइनर पैकेज में। वो गाड़ी फुल फीचर रिच है, ये गाड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रिप डाउन है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के फ्रंट के फीचर्स की तो इस गाड़ी में फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये मैट्रिक्स LED आती हैं। इसकी 5th जनरेशन है, उसमें हेडलाइट 2 अलग अलग आती थी डायमंड शेप में। इनको चेंज करके ये सिंगल ही कर दी गई, बट इसमें DRL इस तरह की दी गई हैं कि रात के टाइम में ये 2 अलग यूनिट्स वाली ही वाइब देती है। खैर, इसमें ये 2 DRL दी गई हैं, C क्लास में 1 ही आती है और फिर इस जनरेशन की जो S क्लास थी उसमें 3 आती थी, यानी कि C में फ्रंट पे 1 DRL, E में 2 और फिर S में 3। और उसके अलावा बीच में आईबॉल टाइप के प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं जिनमें बाय तरह LED हेडलैम्प्स आते हैं। बाकी इन हेडलाइट्स को मर्सिडीज़ मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स कहता है, जैसे कि ऑडी अपनी लाइट्स को कहता है और इनकी लुक मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की है। खैर, इसकी ग्रिल के अंदर ये मर्सिडीज़ का एम्बलम दिया गया है जो कि काफ़ी मैसिव है, लेकिन ये एम्बलम ब्लैंक ही है, यानी कि ये ओपन है सेंटर से। कुछ गाड़ियों में ये पीछे से कवर्ड होता है और उसकी वजह ये होती है कि उनमें रडार आता है। मैंने इससे पहले एक डिज़ाइनर पैकेज का रिव्यू किया हुआ है, उसमें रडार भी है और फ्रंट में उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इस कार में नहीं लिए गए। और उसके अलावा AMG होने की वजह से इसमें जो फ्रंट पे मर्सिडीज़ का 3.4 आता होता है यूजुअली कार्स में, इसमें वो नहीं दिया गया। इसमें वहाँ पे जस्ट मर्सिडीज़ बेंज का एक प्लैक लगा हुआ है। बाकी अगेन बम्पर AMG में इस तरह के आते हैं। इसमें जो फॉग लैंप वाला एरिया है ये बंद ही होता है और नीचे इसकी ग्रिल वगैरह नॉर्मल सी आती है। इस गाड़ी में क्रोम भी कंपैरेटिवली बहुत कम दिया गया होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वर्जन। बाकी इस गाड़ी का बोनट काफ़ी मैसिव है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं दी गई। इसके फेसलिफ्ट में जो AMG वर्जन आता है उसमें बोनट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई होती हैं, बट इस गाड़ी में वो नहीं आती। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, वाइपर्स गाड़ी का रेन सेंसिंग है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में कोई इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए गए जो कि मैंने इससे पहले गाड़ियाँ रिव्यू की हुई हैं उनमें थे। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो फ्रंट की तरह इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स कंटिन्यू करती हैं फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर्स तक। और उसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी AMG वर्जन है तो इसमें रिम्स भी AMG वाले आते हैं जिनके बारे में आगे डिटेल में बात करूँगा। इसके अलावा इस गाड़ी की साइड में भी काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, इसमें इंडिकेटर आते हैं, बट स्पेसिफिक कार में साइड्स पे कैमरास नहीं आते। E क्लास में साइड मिरर के नीचे कैमरास भी ऑफर होते हैं 360 डिग्री वाला पैकेज, बट इसमें वो नहीं लिया गया, तो इसमें यहाँ पे कैमरास नहीं आते, लेकिन यहाँ पट लैंप वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है, तो इसकी रूफ फुल ब्लैक में है, बट क्योंकि ये कार है ही ब्लैक तो इसके साथ ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रही है। और इवन इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ से दिए गए हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई बंदा है। साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी एलिगेंट है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये कार बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है साइड से। इसमें जो बहुत सारे पैकेजेस आते हैं डिज़ाइनों, एक्सक्लूसिव, फलाने, उनमें यहाँ पे क्रोम दिया गया होता है। ये वाली फ्रिल्स एल्यूमिनियम में होती हैं, डोर हैंडल में क्रोम आता है, नीचे क्रोम की फ्रिल्स दी गई होती हैं, बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी साइड से फुली ब्लैक्ड आउट है और क्योंकि स्पेसिफिक कार में विंडोज़ भी टिंट की हुई हैं तो ये और ज़्यादा शेड ब्लैक वाली लुक दे रही है। इसमें ना यहाँ क्रोम आता है ना डोर हैंडल्स में, सेम गोस फॉर रेयर एंड, ये पूरा ब्लैक्ड आउट है और इस जनरेशन की मोस्टली मर्सिडीज़ बैक से एकदम से ही आगे ख़त्म हो जाती हैं।
अगर आप एस क्लास देखें इस जनरेशन की 2016, 17, 18 वाली, सी देखें या ई देखें, ये गाड़ियाँ फ्रंट से बहुत मैसिव शुरू होती हैं बट बैक पे आके एकदम से अंदर हो जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब चीज़ है। इसके टायर्स वगैरह काफ़ी मैसिव आते हैं और अगेन बैक पे भी इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक दिए गए हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि बैक पे कोई ऑब्स्टिकल है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी फ्रंट की तरह ही काफ़ी एग्रेसिव है। अगेन ये बैक पे मोस्टली ब्लैकड आउट है, जस्ट इसमें सिर्फ ये एक ही क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इस गाड़ी को काफ़ी एलिगेंट से लुक देती है। बाकी यहाँ पे कोई खास बैक पे क्रोम नहीं आता। इस गाड़ी में 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं इंडिविजुअल, जो कि दोनों फंक्शनल हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, 4 यहाँ बैक पे दिए गए हैं और 2 साइड्स पे दिए गए हैं। इस गाड़ी के रेयर ग्लास के अंदर ब्रेक लैंप आता है जो कि काफ़ी मैसिव है सेंटर में। और इसके अलावा इस गाड़ी की टेल लाइट्स भी सारी एलईडी में हैं, लेकिन ई क्लास की टेल लाइट्स के अंदर ये 2 लीव्स दिए गए हैं, एस क्लास की टेल लाइट के अंदर 3 लीव्स आते हैं। ये एक डिफरेंस है। बाकी इनकी शेप्स काफ़ी हद तक मिलती जुलती ही हैं। और अगर आप एक लेमैन को बैक से ये गाड़ी दिखाएं तो वो इसको एस क्लास से भी कंफ्यूज कर सकता है। ये गाड़ियाँ बैक से बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक को आप इस गाड़ी की की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और इस गाड़ी का ट्रंक ऑल द वे अप जाता है। बैक पे यहाँ 5 या 6 लोगों का लगेज बहुत आसानी से आ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर ये लाइट्स दी गई हैं। नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता। और आप इस गाड़ी की जो लिड है उसको भी हैंडल से यहाँ पे अड़ा सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा साइड पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। मर्सिडीज़ के अंदर जो बैटरी है वो बैक पे ही आती होती है। इसकी डिग्गी के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं जहाँ सामान वगैरह रख सकते हैं, लेकिन इसके फेसलिफ्ट में जो डिज़ाइनर एडिशन है उसमें रेयर सीट्स जो है वो फोल्डेबल आती हैं। यहाँ ट्रंक के अंदर रिलीज दिए गए हैं जिससे आप इस गाड़ी के रेयर बेंचेस को फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बड़े स्पेसिफिक कार में वो चीज़ नहीं दी गई। बाकी यहाँ पे एक हैज़र्ड साइन दिया गया है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास नहीं आता। बूट इस गाड़ी का अगेन बिल्कुल बेसिक सा ही है, इसको आप हाथ से ओपन क्लोज करेंगे, जबकि डिज़ाइनों में ये इलेक्ट्रॉनिक आता होता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये मर्सिडीज़ E180 2020 मॉडल का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार है। इसके इंटीरियर की लुक्स काफ़ी हद तक एस क्लास में मिलती हैं इस जनरेशन की, जैसे ये साइज में थोड़ा सा छोटा है। एस क्लास में 2016-17 में कुछ इस तरह के ही एयरवेंट्स आते थे, इस तरह के ही डैशबोर्ड की लुक आती थी, बट ये साइज़ में थोड़ा सा ना कंप्रेस है उससे। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है, ये काफ़ी हाई टेक है। और 2018 में मर्सिडीज़ ने बहुत सारे अवार्ड जीते थे क्योंकि ये उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फीचर रिच और इक्विप्ड कार थी। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का वैसा ही है जैसा कि इस एरा की मोस्टली मर्सिडीज़ में आता होता था। मैंने इससे पहले एक 2020 मॉडल सी क्लास का रिव्यू किया है और वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। उसमें भी एज इट इज़ स्टीयरिंग व्हील ऐसा ही आता था। ई क्लास में भी ऐसा ही दिया गया है। 2021 में जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था तब उसके स्टीयरिंग चेंज कर दिए गए थे। वो रिव्यूज़ भी आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। कंपैरेटिवली वो स्टीयरिंग इससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है देखने में, बट 2020 में AMG में ये वाला स्टीयरिंग आता था। ये स्टीयरिंग व्हील मोस्टली मेटालिक फिनिश में है और इसकी ग्रिप्स लेदर में दी गई हैं। और इसके जो जितने बटन्स हैं ये मोस्टली टच सेंसिटिव हैं, यानी कि अपने पर टच करके इनको डिफरेंट फीचर के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसी तरह फिर ऊपर दोनों साइड स्पेस में ब्लैकबेरी की तरह के ट्रैक पैड्स दिए गए हैं जहाँ से आप अगेन डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन के बीच में। और लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा साथ यहाँ पे नीचे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन करेंगे, कॉल अटेंड डिक्लाइन करेंगे और ये सारे बटन टच में हैं। राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में बेसिक है, ये अडॉप्टिव नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में रडार नहीं आते। और उसके अलावा क्योंकि ये AMG वर्जन है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और गाड़ियों में आने चाहिए। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का 12.3 इंचेस की स्क्रीन है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। ये आपको इस गाड़ी के बारे में हर तरह की चीज़ें शो करवाती है। ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ये तो सारी चीज़ें शो करवाती ही है। लेकिन फिर आप इसके डिफरेंट डाइस के बीच में नेविगेट करके इनको भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं RPM को चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको G-force शो करवाती है, फिर आपके स्टैट्स शो करवाती है, इको डिस्प्ले वगैरह आपका यहाँ पे आता है। इसी तरह का मैं लेफ्ट पे करता हूँ तो फिर इसका सेंटर वाली स्क्रीन जो है आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और फिर दोबारा लेफ्ट पे करता हूँ तो फिर आप इसके मीटर के डायल को भी चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉन्फ़िगरेबल है, लेकिन जो इसमें फेसलिफ्ट आया है वो कंपैरेटिवली इससे भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल है। इसके अलावा इस मीटर की आप थीम को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये स्पोर्टी थीम में है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ प्रोग्रेसिव में तो इसका सारा डायल चेंज हो जाता है। इसी तरह फिर एक क्लासिक मोड भी है। तो ये अगेन आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सी स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का डिफरेंट लेयर्स में है। सबसे ऊपर जो लेयर दी गई है ये सारी लेदर की फिनिश में है और इसमें एक बहुत बड़ी ग्रिल दी गई है। और इस ग्रिल का पर्पज़ यह है कि इसके अंदर एक स्पीकर आता है।
साउंड सिस्टम इस गाड़ी में बर्डमास्टर का है और ये बहुत प्रीमियम साउंड सिस्टम है और ये स्टैंडर्ड नहीं आता, आपको एक्स्ट्रा पैकेज की चीज़ लेनी पड़ती है और इस कार में लिया गया है। इसमें डोर्स में स्पीकर दिए गए हैं बर्डमास्टर के, डैशबोर्ड में दिए गए हैं, पिछले डोर्स में दिए गए हैं, फिर बैक पे आते हैं और इस गाड़ी में सबवूफर भी दिया गया है बैक पे। इसके अलावा इस गाड़ी में हेड्स-अप डिस्प्ले भी ऑफर होता है, बट वो स्पेसिफिक कार में नहीं लिया गया। वो भी एक अच्छा फीचर है, बट ऐसा फीचर नहीं है कि उसके बगैर आपका गुजारा ना हो। ये सारी फीचर्स जो हैं ये गाड़ी में लगते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन गाड़ी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऐड करते जाते हैं, तो इस कार में वो चीज़ें नहीं ली गई। इसकी वजह से ये कार है भी कंपैरेटिवली उससे सस्ती, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड मोस्टली लेदर की फिनिश में है, इसके बीच में स्टिचिंग कंटिन्यू करती है और AMG पैकेज के अंदर मोस्टली इंटीरियर फुल ब्लैक नहीं आते हैं। इस कार का भी फुल ब्लैक है और इसके अलावा इसमें जो इवन वुड की ट्रिम्स दी गई हैं ये वुड भी ब्लैक कलर में है। AMG में ये ऐसे ही आता है। मैंने फेसलिफ्ट वाले AMG का भी रिव्यू किया हुआ है 2021 मॉडल का, और उसमें भी इंटीरियर काफ़ी हद तक ऐसा ही था। इसके सेंटर में ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं एस क्लास जैसे, और इनको आप अगर सेंटर में लेके आते हैं तो ये एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उससे नीचे फिर ये इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है डैशबोर्ड के अंदर, जो कि डोर्स के अंदर तक कंटिन्यू करती है। इसके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं RGB में, और इसकी ब्राइटनेस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग बहुत ज़्यादा दी गई है। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है। क्लाइमेट कंट्रोल के साथ इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग के कलर भी चेंज होते हैं। अब अगर मैं इसको हीट पे करूँगा तो ये रेड हो जाएगी। फिर उससे नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के, और फिर कार सेटिंग्स। इसके अलावा यहाँ पे इसका ये हेजल का साइन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है, और ये सारा पैनल इसका ग्लॉस ब्लैक में है। उससे पीछे यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि वॉल्यूम रॉकर, और उससे पीछे इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी की इवन चाबी भी नहीं है तब भी आप यहाँ बैठ के इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये बटन दबाएंगे, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और इस स्पेसिफिक कार में क्योंकि ये प्री फेसलिफ्ट वर्जन है तो ये वाला एरिया थोड़ा डिफरेंट आता है। इसमें एक ट्रैक पैड दिया गया है जो कि टच है, और इसके आप ऊपर नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में, लेकिन इसकी फील जो है ये डिफरेंट है। 2016-17 वाली C क्लास में भी ऐसा ही आता था, और 2020 की E में भी ऐसा ही दिया गया है। 2021 में इसको फेसलिफ्ट करके इसको चेंज कर दिया गया था, और उसकी फील कंपैरेटिवली से डिफरेंट आती है। उसका हैप्टिक फीडबैक भी थोड़ा डिफरेंट है इससे। उसके साथ लेफ्ट पे इसका फिर ड्राइव स्लाइड दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं, पार्किंग कैमरास को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और फिर इसका इक्वालिटी का बटन दिया गया है। आप उसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। ये काफ़ी स्पेशियस है। इसमें एल्कंटारा भी दिया हुआ है, और इसके अलावा इसके अंदर USB इनपुट आता है, चार्जिंग आउटलेट आते हैं, ऑक्स आती है, और इसके अलावा SD कार्ड का स्लॉट आता है। बेसिक स्टफ है जो कि हर गाड़ी में होता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्कंटारा और लेदर के फिनिश के। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अंदर स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, और ये सीट्स आपको काफ़ी अच्छे से ग्रिप करती हैं। इन सीट्स को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर के डोर में। और यहाँ पे एक मजे की चीज़ ये है कि मैं लेफ्ट वाली सीट को भी बैठ के राइट से एडजस्ट कर सकता हूँ। जिन गाड़ियों में हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के पैकेज लिए गए होते हैं उनमें यहाँ पे हीटेड और वेंटिलेटेड का कंट्रोल आता है। डिज़ाइनर पैकेज का मैंने रिव्यू किया था, उसमें ये दोनों चीज़ें थी, तो यहाँ पे उसके कंट्रोल्स दिए गए थे। बट स्पेसिफिक कार में क्योंकि वो चीज़ें नहीं ली गई तो इसमें यहाँ पे एक L का बटन दिया गया है सिर्फ। L का बटन बेसिकली ये करता है कि मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट वाली सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे ये सीट तंग कर रही है तो इसको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से इधर से एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैं L को ऑफ कर दूंगा तो अब ये सीट का कंट्रोल मेरी सीट पे आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। दोनों सीट्स को आप एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट्स गाड़ी में मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। इसमें 3 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं। इसके अलावा E क्लास में पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इसको यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं जैसे कि इस गाड़ी की कैमल लाइट्स। इस गाड़ी में 5 कैमल लाइट्स यहाँ दी गई हैं, फिर 2 साइड मिरर्स के नीचे आती हैं, फिर यहाँ पे 2 स्पॉट लाइट्स आती हैं। उसके बाद कैमल लाइट्स इसके यहाँ पे वेंटी मिरर के अंदर भी दी गई हैं। एम्बिएंट लाइटिंग इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी कंटिन्यू करती है। फिर ड्राइवर पैसेंजर के फुटबॉल में एम्बिएंट लाइटिंग आती है इसके डोर बिन्स में आती है, कप होल्डर्स में आती है, और हर जगह जहाँ पे लाइट आ सकती थी मर्सिडीज ने वहाँ पे लाइट दी है। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा इसके एक्सेलरेटर की फील भी कंपैरेटिवली सिंपल कार से डिफरेंट है इस तरह से कि अगर आप इसके एक्सेलरेटर को फ्लोर करते हैं तो उसके बाद एक और स्टेप है। आप इसको अगर ज़ोर से प्रेस करते हैं तो ये और आगे जाता है, और उस पर ये गाड़ी बिल्कुल लाइक एब्सोल्युटली बीस्ट वाले मोड में आ जाती है। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक मजे की चीज़ है। ऑडी, BM, मर्स ये ऑफर करती हैं ये फीचर कि आप एक्सेलरेटर को अगर फुल से आगे दबाएंगे तो वो आगे जाता है, और उसके बाद ये गाड़ी बिल्कुल लाइक फुल पावर थ्रो करती है। इसके अलावा इसका गियर लेवर जो है वो स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। ये वाला एरिया इसका क्लीन है इसी वजह से, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे
दो लोगों के लिए लेग रूम और हेड रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अगर यहाँ दो लोग बैठते हैं तो यहाँ पे मेरे पास लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है और ना ही हेड रूम का। लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है तो उसको लेग रूम का थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि सेंटर में यहाँ पे काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। बैक पे गाड़ी दो लोगों के लिए बहुत आइडियल है, लेकिन स्टिल यहाँ पे तीन लोग बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं और उसके अलावा सेंटर से सीए सीट्स हैं भी नीचे, तो यहाँ पे बंदा एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एमेनिटीज़ की, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं दी गई। इसमें कुछ और वर्जन आते हैं जिसमें कंपैरेटिवली फीचर्स यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक डिज़ाइनर वर्जन का रिव्यू किया हुआ है और उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि उसके डोर्स में सनशेड्स आते हैं, बैक पे सनशेड आता है इलेक्ट्रॉनिक, फिर बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल आता है उस गाड़ी में, उसमें पिलर में एयर वेंट्स आते हैं एंड वट नॉट। लेकिन स्टिल ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे 1.25 करोड़ रुपये सस्ती है। वो गाड़ी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है क्योंकि उसमें फीचर्स बहुत आते हैं, बट स्टिल अगर आप उतने ही पैसों में एक वैसी ही दिखने वाली गाड़ी ऑन करना चाहते हैं तो दिस कार इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं 2 सेंटर में, एक यहाँ पे ड्रॉ दी गई है जिसको ओपन करके आप इसमें से एक चार्जिंग आउटलेट और एक एस्ट्रो एक्सेस कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स आती हैं, बैक पे डोर्स में बर्मेस्टर के स्पीकर आते हैं और इसके अलावा इसमें ऊपर पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि इसके कैबिन को काफ़ी अच्छी लुक देती है। इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर बेंचेस फिक्स्ड हैं, ये फोल्डेबल नहीं है, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी बैक पे यहाँ पे एयर बैग्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसमें एक कैबिन लाइट्स भी आती हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, ये रीडिंग लाइट्स हैं। इसके अलावा सेंटर में एक सेंटर को सो दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस, और इसमें एक ये ड्रॉ भी आती है जिसको आप इस तरह से ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बीच में ये मर्सिडीज बेंज की बुकलेट दी गई है, ये बुकलेट भी देखने में काफ़ी प्रीमियम है और ये लेदर की फिनिश में है। इसको खोल के आप इसमें बुकलेट निकाल सकते हैं जो कि सारी इंग्लिश में है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सर्विस इन्फॉर्मेशन, गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ ओवरव्यू, ये सारा कुछ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली कोई पड़ता नहीं है। इसके बाद बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1500 सीसी आता है सिर्फ। ये गाड़ी E180 है, E180 में 1.5 इंजन आता है जो कि टर्बो चार्ज है और ये गाड़ी 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि ठीक परफॉर्मेंस फिगरेंस बॉडी साइज़ के लिहाज से ये से बेहतर हो सकते थे। ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी ही है। परफॉर्मेंस भी ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन इसके 2 फ़ायदे हैं। और फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी एवरेज अच्छी आएगी क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 1500 सीसी है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इसके टैक्सेस वगैरह भी बहुत कम पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू बड़े इंजन। अगर ये गाड़ी 2500 या 3000 होती तो इसकी प्राइस तकरीबन डबल हो जाती, जो कि मेरे ख्याल से ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ डाउन साइड्स हैं और वो डेफिनेटली ये हैं कि अगर आप इसका फुल एक्सीलरेटर देते हैं तो आपको वैसा थ्रस्ट नहीं आएगा जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं 3 या 4 करोड़ की गाड़ी से। ये गाड़ी एकदम से उतना उठेगी नहीं, बट इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन फ्यूल एवरेज, प्राइस और उसके अलावा फिर परफॉर्मेंस। और उसके अलावा ये गाड़ी आपको वेरी सीधी तकरीबन 10-11 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि बहुत अच्छी है इस साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी प्रॉपर डी सेगमेंट की सेडान है और 10-11 की एवरेज विद दिस परफॉर्मेंस और इतनी लग्जरी एक काफ़ी अच्छा फिगर है। लॉन्ग पे ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है। अगेन आप इसको क्रूज़ लगा के चलाएंगे तो प्यार से चलाएंगे तो, अगर आप इस पर हाई पावर रखेंगे तो इसकी एवरेज नीचे आ सकती है। इसके अलावा बोनेट इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से ही ओपन होता है, इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है। और उसके अलावा अगर ई क्लास में आप बड़े पैकेज में भी जाते हैं, डिज़ाइनर वगैरह में या लिमिटेड एडिशन वर्जन्स में, उनमें भी इंजन ऐसे ही आते हैं। तो वो गाड़ियाँ अगर 4-4 करोड़ की भी हैं तब भी उनमें यही इंजन आता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इंजन है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी महंगी होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी की राइड को अच्छा बनाती हैं। और उसके अलावा इसमें जो एल्यूमिनियम यूज़ किया गया है कंपैरेटिवली पिछली जनरेशन से थोड़ा सा बेहतर है ग्रेड के लिहाज से, जिसकी वजह से इसका वेट कम है और वेट सेविंग की वजह से इस गाड़ी की एफिशिएंसी और बेहतर होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है E180 में ये है 245, 40 और 19। इसकी प्रोफाइल सिर्फ 40 है और टायर्स का 245 है, लेकिन फ्रंट पे इसके बैक के टायर बड़े आते हैं। ये गाड़ी क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है तो इसके रेयर टायर्स पे बड़ा टायर दिया गया है और उसकी प्रोफाइल 275 है, 245 और 275। और उसके अलावा रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के हैं जो कि AMG वाले हैं और इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो ब्रेक कैलिपर है ये इतना ह्यूज दिया गया है कि मतलब बंदा इसको प्रॉपर एक परफॉर्मेंस कार मानता है, लेकिन इंजन इस गाड़ी में सिर्फ 16 सीसी आता है। इसमें जो डिस्क हैं ये वेंटिलेटेड हैं, इसमें पंच होल्स दिए गए हैं और इसकी सिर्फ डिस्क का साइज़ ही एक ऑल्टो वगैरह के पूरे टायर के बराबर है। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। बाकी ब्रेक कैलिपर के ऊपर इसके मर्सिडीज बेंज की बैजिंग दी गई है और उसके अलावा इस गाड़ी में टायर भी गुडईयर का आता है, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये एक बहुत अच्छा टायर है जो कि आपको 50-60 किलोमीटर तक बिल्कुल तंग नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। और ये टायर्स RFT होते हैं। RFT का मतलब ये है कि रन फ्लैट टायर, यानी कि टायर अगर फट भी जाए 50-60 किलोमीटर तक हवा के बगैर भी चला सकते हैं। ये इस गाड़ी की की है जो कि डेफिनेटली एक बड़े सारे केस के अंदर है और उसका निकालना मुश्किल है, तो ये एक और गाड़ी की ऐसी ही गाड़ी की ये कीज़ कलर कोडेड होती हैं। ये वाली की क्योंकि वाइट कार की है तो ये की वाइट में है, ये गाड़ी ब्लैक है और इसकी की ब्लैक में आती है। खैर इसके फ्रंट पे लॉक अनलॉक ऑटोमेटिक के लिए दिया गया है और बैक पे ये की ब्लैंक है और इसकी शेप मोस्टली हर नई मर्सिडीज जैसी ही है।
ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।